हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को कर रहे थे, जिसमें से लगभग 18 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है, जो 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट में आया हुआ था। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जो भी हमारे साथी इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। पहला, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था होती है। यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए कैसी अवस्था होती है? संवेदनशील। यानी सही है ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन बी है, विकास सभी बालकों में एक समान नहीं होता है, तो यह गलत हो जाएगा। अगला, केवल आनुवंशिकता, तो यह भी गलत हो जाएगा। और एक क्षेत्र में विकास दूसरे के विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत है। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत है। वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता का विकास, जटिल तरीका, तो यह भी गलत हो जाएगा। कभी पारस्परिकता नहीं करते हैं और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक मिनट, का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तो गलत है। एक जटिल तरीके को पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देता है, यह सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ कहाँ से पाता है? यानी कहाँ से उसे लगता है कि वह सामाजिकरण का प्रथम पाठ है? तो देखिए, सामाजिकरण की जो प्राथमिक पाठशाला या कारक होता है वह क्या होता है? माता पिता। यानी ऑप्शन नंबर सी। और सेकेंडरी में कौन आएगा? विद्यालय, मीडिया, अखबार, ये सब सेकेंडरी कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं की वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं, बताइए किस अवस्था में? क्या संवेदीगामक अवस्था में, क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में जो ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्या संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक क्रियाएं या संप्रत्यय? तो देखिए, ज्ञान को मतलब जो भी आपके यानी जो भी चीज़ें हैं उनको ज्ञान में क्या करना? एकत्रित करना। यानी जो बालक ने सीखा है उसको ज्ञान में क्या करेगा? स्टोर करेगा, और वो स्टोर करना ही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से कितने की है? तो देखिए, जड़ पीढ़ी का सिद्धांत बताइए किसने दिया है? तो लेव वाइगोस्की ने। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोस्की स्पष्ट रूप से डॉट की महत्व पर जोर देते हैं। मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको याद रखना सामाजिक और सांस्कृतिक।
यानी जब भी वाइगोस्की की बात आएगी तो आपको यह जरूर याद रखना है, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये एक तरीके से पासवर्ड मान लीजिए। तो अगर सांस्कृतिक दिख रहा है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया है? विकास चरणों का एक क्रम दिया है, बताइए विकास के 6 चरण किसने दिए हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही होगा एकदम, यानी कथन क्या है, करेक्ट है। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने के लिए सक्षम होते हैं, तो यह भी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? बुद्धि लब्धि परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, या बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए बात किसकी हो रही, बुद्धि लब्धि परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या होगा? तो पक्षपाती मानदंड, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है, चिंतन को सुसाधित करती है। तो बिल्कुल जिन वाइगोस्की के अनुसार जो भाषा होती है वो चिंतन को क्या करती है, सुसाधित करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है, चिंतन को सुधारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, तो कोई भूमिका यानी ये गलत है। का चिंतन में बहुत कम प्रभाव पड़ता है, तो यह भी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? तो देखिए यहाँ पर किस दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा रहा, लैंगिक पूर्वाग्रह यानी लैंगिक रूढ़िवादिता को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी पक्षपात की बात होगी तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक रूढ़िवादिता को ही बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है, बताइए क्या है? तो देखिए विविधता अध्यापन प्रक्रिया में क्या है, जो विविधता होती है वो डाइवर्सिटी जो है वो अध्यापन प्रक्रिया में क्या किसकी तरह आप उसको यूज करेंगे, वो आपके लिए एक संसाधन यानी एक रिसोर्स है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगी। समस्या नहीं है, रुकावट नहीं है और बाधा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? बताइए। पहला ऑप्शन, सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन। अगला, सत्र के पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा। तो विशिष्ट शिक्षक द्वारा कौन सा मूल्यांकन होता है, यानी बी तो होगा ही नहीं। विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, तो बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और डी, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन, यह गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है कि किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही,
अगला, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, तो यह गलत हो जाएगा। यानी ए तो सही है लेकिन आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? बताइए क्या बाधा बन जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, क्या यह बाधा बनती है? उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, क्या यह बाधा बनती है? प्रथाओं के अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना। और डी ऑप्शन, एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। बताइए इनमें से कौन बाधा बनती है? ऑप्शन नंबर बताइए, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग, यानी ऑप्शन नंबर सी, प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, यही बाधा का काम करती है। किसमें? वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन में। अगला क्वेश्चन, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले। पहला ऑप्शन, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। तो देखिए एक जैसे तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत। विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय, यह भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशीलता होते हैं, यह भी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों को में अलग अलग हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कक्षा कक्ष में उपयुक्त सहायता उपकरण मौजूद हो, इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए, बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए, और डी, केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। अगला क्वेश्चन, अवधान न्यूनता यानी ADHD, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगला, देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, यह तो गलत है। उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, यह भी गलत है। वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं, यह भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है? पहला, जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, या डी, उनके सफलता की निम्न उम्मीद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावशाली रणनीति है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य को सौंपना, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए
किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत होती है। किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। डी और सी ऑप्शन, बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह की प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। डी, किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए, गैर जन्मजात अधिगम की बांसुरी बजाना और शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत है। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? केवल पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, तो यह तो गलत हो जाएगा। केवल शब्द मैंने क्या कहा, वह गलत होता है। अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, देखिए निष्क्रिय, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर सी, अपने आस पड़ोस के पारस्परिकता द्वारा वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। बताइए कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के ज्ञान में सहायक है? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता को बाधक बन जाता है? संलग्नता में बाधक बनता है। बताइए कौन सा बाधक बनता है? कौन विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, यह तो बाधक नहीं बनेगा। विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, यह भी बाधक नहीं बनेगा। ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। और डी ऑप्शन, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों के महत्व दें। तो यानी फर्स्ट भी सही होगा, सेकंड भी सही होगा और डी भी सही होगा। सही कौन सा नहीं होगा? यानी ऑप्शन नंबर सी कि बहुत आसान अगर आप उनको कार्य देंगे तो उनकी संलग्नता में बाधक बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित, तो बिल्कुल सही। जो हमारा अधिगम होगा वो कैसा होना चाहिए? एकदम मीनिंगफुल होना चाहिए और संदर्भित होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डॉट होता है। बताइए पहला चरण क्या होता है? उपयुक्त हल ढूंढना, समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या की पहचान या अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर सी यानी समस्या की पहचान करना। सबसे उनका पहला चरण क्या होता है कि सबसे पहले वो क्या करेंगे? समस्या की पहचान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनमें वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को पहला पूरी तरह नकार देना चाहिए, तो यह तो गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम में बदल कर देने का प्रयास करना चाहिए, तो यह भी गलत होगा। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। बताइए उनके ज्ञान को क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण समझना चाहिए, बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन, अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्व, तो ये देखिए ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है कि विद्यालयों को अधिगम में
संवेगात्मक पहलू को अनदेखा करना चाहिए। तो ये देखिए, विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा, अनदेखा कर देना चाहिए, ये तो निगेटिव टैग वर्ड है। अगला, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित हैं, यानी यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी बोथ आर रॉन्ग। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करता है? प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करता है, कंठस्थ स्मरण के लिए, निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वतंत्र चिंतन के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा ना करके, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, और चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आप कमेंट करिए, यानी ऑप्शन नंबर डी, चिंतन के मौके प्रदान करके। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।